नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752306555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये हमारे मार्च के सेकंड वीक, दूसरे सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट आर्टिकल, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट डेज से, जिसमें 8 मार्च जो है पहले नो स्मोकिंग डे, धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में। देखिए 8 मार्च आप सभी लोग जानते हैं कि दो चीजों के लिए फेमस है। पहला तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए, और दूसरा एक आपको याद रखना है कि जो हमारी स्मोकिंग है, धूम्रपान निषेध के लिए भी ये जाना जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर मैंने ये जो टॉपिक लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि हमसे थीम पूछी जाती है। अक्सर क्वेश्चन जो है ना वो कहाँ से आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछता है कि भाई डे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो दिवस है उसका पूछ लेता है। दूसरा यहाँ पे पूछता है उस दिवस की थीम क्या थी। थीम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार की थीम थी धूम्रपान बंद करने से हमारा मस्तिष्क और स्वास्थ्य में सुधार होता है। दूसरा हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल विमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस के लिए भी अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या थी इस बार। तो इस बार की जो थीम थी वो डे डिजिटल ऑल टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के ऊपर फोकस करने की बात की गई थी। और जो भी महिलाओं के लिए हमारी इंपॉर्टेंस है वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई। और ये जो 8 मार्च है ना, ये होली वाले दिन ही था, जब होली थी ना यहाँ पर भारत में मनाई जा रही थी, उसी समय ये बात जो है वो बोली गई थी। इक्वालिटी में बेसिकली बात थी इस बार की कि हमें किसको प्रमोट करना है, इक्वालिटी, समानता को सबसे ज्यादा प्रमोट करना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊं, देखो इंटरनेशनल लेवल पे तो यूएन ने बता दिया कि हमें इस टाइम मनाना है, लेकिन एक नेशनल वुमेन्स डे भी तो होता है ना, भारत के खुद के लिए भी तो हम लोग वुमेन्स डे मनाते हैं। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि हमारे इस बार के, या फिर हमारा नेशनल जो वुमेन्स डे है या गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल लेवल पे हम लोग कब मनाते हैं? इंटरनेशनल नहीं, नेशनल भी हमारा वुमेन्स डे मनाया जाता है। और वो इंटरनेशनल नेशनल वुमेन डे जो है इंडिया का, हम लोग मनाते हैं क्योंकि उस दिन जो है सरोजनी नायडू का जन्म दिवस होता है। तो अगर नेशनल आपसे पूछेगा तो वो हमारा 13 फरवरी, ये वैसे मैंने करंट अफेयर्स में कवर करवाया था, तो ये भी एक आपको याद रखना, 13 फरवरी नेशनल वुमेन्स डे हमारे भारत के लिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी थी। वही ऐसे ही एक जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, गर्ल चाइल्ड मतलब जो है गर्ल चाइल्ड भी हम यहाँ पे मनाते हैं। और वो गर्ल चाइल्ड जो है वो हम मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि इस दिन जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। याद है ना सबको कि जो है 11 जनवरी को यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी डेथ हो गई थी, और उनके बाद कौन आए थे? गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग में। और उसके बाद फिर जो है इंदिरा गांधी जो है प्रॉपरली जो है भारत की कौन बनती है, जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। तो इस प्रकार से 24 जनवरी भी याद रखिएगा। तो ये तीन आपको मैंने बताए विमेन से जुड़े हुए। एक 8 मार्च पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, और फिर ऐसे ही नेशनल भारतीय लेवल पर 13 फरवरी को ही हम मनाते हैं जो है राष्ट्रीय महिला दिवस। ऐसे 24 जनवरी जो है वो गर्ल चाइल्ड के लिए रूप में मनाया जाता है इंदिरा गांधी के शपथ समारोह के लिए। ऐसे ही अब हमारे यहाँ आता है 10 मार्च, जिसको हम कहते हैं सीआईएसएफ की स्थापना दिवस, सीआईएसएफ रेजिंग डे या फिर सीआईएसएफ स्थापना दिवस। स्पेशली जो है 10 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 मार्च को ही, कौन सी डेट को? 10 मार्च को ही यहाँ पर जो है 1969 में सीआईएसएफ को यहाँ पर स्थापना के रूप में बनाया गया था। ये आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर 1969 में। और ये हमारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, जिनका काम क्या है, बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर एरियाज है, एयरपोर्ट है, सी के एरियाज है, बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पावर प्लांट्स बने हुए हैं, इन सब जगह पर क्या देना है? प्रोटेक्शन देनी है। तो सीआईएसएफ जो है वो एक भारत की
बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि किसके अंडर आती है, सीएपीएफ के अंडर। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बल जो है, इसके अंदर हमारी जो है सीआईएसएफ का ही शामिल है। सीआईएसएफ इसी में ही शामिल होती है। जो भारत के जितने भी स्पेस के एरियाज हैं या फिर ऑयल रिफाइनरीज जो बनी हुई है भारत में, 23 से ज्यादा है, स्पेस स्टेशन एरिया, एटॉमिक पावर प्लांट्स, इंजीनियरिंग के हैं, स्टील प्लांट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, करेंसी नोट जहां पे छपती है वो वाले एरिया, सब जगह पे प्रोटेक्शन देती है। अब सवाल ये है कि सीआईएसएफ का जो मोटो है, वो मोटो क्या है, याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये इसका मोटो है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है सीआईएसएफ? ये हमारी जितनी भी सीएपीएफ में आती हैं, सीआईएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, बीएसएफ आती है, आईटीबीपी आती है, एसएसबी आती है, आसाम राइफल्स आती है। ये सारी सीएपीएफ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी गृह मंत्रालय के अंदर अधीन में, होम अफेयर्स के अंडर काउंट की जाती है, जिसके हेड अभी अमित शाह है। सो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। ये डेज कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे फैक्ट्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, इनको याद रखिएगा। डेज से आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे पहली न्यूज है कि दिल्ली एयरपोर्ट को जो है, बहुत ही क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही, दिल्ली में तो बहुत पॉल्यूशन है, पर दिल्ली एयरपोर्ट को क्लीनेस्ट, सबसे ज्यादा साफ सफाई के स्वच्छ हवाई अड्डों में जो है वो स्थान दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पूरे एशिया पैसिफिक का जो रीजन है, ठीक है, उसके हिसाब से दिया गया। किसने दिया है ये अवार्ड, ये हमारे लिए जरूरी है जानना। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, उन्होंने यहाँ पर साफ सफाई, जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है ना, उनको दिया गया है, जिसमें 40 मिलियन पैसेंजर्स पूरे साल भर यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। और इस तरीके से दिल्ली को ये प्राइज मिला है। ये आपके एग्जाम में 100% इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ज्यादा नहीं पूछता, पर सीधा सीधा क्वेश्चन तो ये जरूर आ सकता है कि किसको अवार्ड दिया गया है, किसको मिला है, ये तो आ सकता है। 30 से ज्यादा चीजों को ये पूरा चेक करता है कि भाई स्टाफ कैसा काम कर रहा है, कितना स्टाफ है किसी एरिया में, सारी कैटेगरी के बेस पे यहाँ पे काम करता है। और दिल्ली टॉप पे था। इसके अलावा जो नई कैटेगरी ऐड हुई है, उसमें इंडिया एयरपोर्ट कोई भी नहीं था। देख सकते हो आप यहाँ पर, जो है सबसे यहाँ पर टॉप में है जो बीजिंग, चाइना का बीजिंग एयरपोर्ट है, कुआलालंपुर जो है मलेशिया की कैपिटल, वहां का एयरपोर्ट, शांघाई अगेन चाइना का, सुल्तान हसनुद्दीन जो है इंडोनेशिया का, ये भी यहाँ पर रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं जहाँ पे सबसे ज्यादा अराइवल्स आते हैं, लोग आते हैं, वो है केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा कौन सा एयरपोर्ट है, बैंगलोर का। केम्पेगौड़ा पता है, बैंगलोर के संस्थापक को कहा जाता है। ये पर्सन थे जिन्होंने बैंगलोर की स्थापना करी थी, उन्हें ही केम्पेगौड़ा कहते हैं, और उन्हीं के नाम पे ये एयरपोर्ट भी है। इवन उनके नाम पर जो है स्टैचू भी बनाया गया, समृद्धि का स्टैचू, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, बैंगलोर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को, ये हमसे इंपॉर्टेंट है। और ये एशिया पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, ठीक है। अगला है हमारा निसार सैटेलाइट के ऊपर। अभी क्या है ना, निसार सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पर निसार जो है ना, ये अभी इंडिया अराइव हो चुकी है, इसलिए ये न्यूज में है। ये जो सैटेलाइट है निसार, ये इंडिया में अराइव हो गई है। और ये नासा और इसरो का खुद का एक साथ मिशन है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, निसार के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है ये क्या चीज है। तो ये निसार एक सैटेलाइट है जो कि नासा और इसरो मिल करके बना रही है, जिसमें ये क्या चेक करेंगे, अर्थ के आसपास, पृथ्वी की सतह के पास यूज किया जाएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा ऐसे इवेंट्स जो कि एकदम से होता है ना, अचानक से आ जाते हैं, ये उनकी इंफॉर्मेशन अपने को देगा, नेचुरल चीजें समझने की इंफॉर्मेशन देगा। और आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव अर्थ की सैटेलाइट ये बनने वाली है। इसको इंडिया लेकर के आया गया है, इसलिए अभी ये न्यूज में है। तो ये निसार को याद रखिएगा, कौन कौन मिलकर डेवलप कर रहा है। सवाल इससे बनने का पूरा पूरा चांस है इस सैटेलाइट के ऊपर। और नासा ने अभी निसार सैटेलाइट इसरो को हैंडओवर कर दी है, इसलिए अभी ये न्यूज में था। और इसका चांस है कि इसको जो है 2024 जो आने वाला है अगले साल, ये तब लॉन्च की जाएगी, अभी तो नहीं है। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश जो है, उसमें से ही लॉन्च की जाएगी। और ऐसा कहा गया है कि ये 12 दिनों के अंदर पूरे अर्थ को जो है उसका मैप तैयार करके हमें देगी। एग्रीकल्चर, जहाँ पे तेल का रिसाव हो रहा है, कहाँ पे वनों की कटाई ज्यादा चल रही है, सुनामी कहाँ आ सकती है, अर्थक्वेक कहाँ पे आ सकता है, ज्वालामुखी का विस्फोटन कहाँ हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहेगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ,
ये आप एक पिक्चर देखिए, साथी प्लेटफॉर्म। देखिए साथी प्लेटफॉर्म जो है, इसकी आप पहले तो फुल फॉर्म देखिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो साथी प्लेटफॉर्म ये बना दिया गया है। अभी आप देखिए, पढ़े यहाँ पर, ये स्पेशली मैंने पिक्चर इसलिए इंक्लूड करी ताकि आपको याद रहे इसे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे अभी एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर एक साथी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है। सारा पिक्चर्स ऊपर देख सकते हैं, जिसका काम क्या है, पढ़ो, एंट्रेंस एग्जाम। तो एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है ये, जो कि हमें जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जेईई, नीट, गेट, और आगे चल के यूपीएससी भी इसमें ऐड हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस पूरे प्लेटफॉर्म को आईआईटी कानपुर के साथ मिल करके बनाया है, ताकि हम लोग जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा कोचिंग को जो है पैसा उसका नहीं भर सकते हैं, वहां पर वीडियोस बनाई गई हैं बहुत सारी, जो कि आपको हेल्प करेंगी वहां पे काम पढ़ने में। इंग्लिश, हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और वहां पर आप क्या कर सकते हो, कोचिंग क्लासेस ले सकते हो, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल को भी वहां पे आप ले सकते हो। और साथ ही साथ इस पूरे के साथ साथ आप टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट की जो चीजें होती है ना, वो भी आप देख सकते हो, और अपनी जो आपने क्या परफॉर्मेंस दिया है वहां पर, उसको भी आप पूरा चेक कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, साथी प्लेटफॉर्म, जो आपको आपके एग्जाम में पूरा साथ ही देगा। यूपीएससी भी अभी स्टार्ट कर दिया, मतलब कोशिश की जा रही है इसके अंदर पूरी। अभी तक तो नहीं हुआ है इसके अंदर, बट बाकी जो है आप लोग इसको जरूर डाउनलोड करके पूरा चेक कर सकते हो। इसके ट्रायल वगैरह हो चुके हैं, पूरा कंटेंट इस पर डाल दिया गया है। तो आप लोग में से कोई भी चाहे तो जरूर इसको पूरा जो है वो चेक कर सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा, साथी प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, या आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको जेई, नीट, गेट और इन सब एग्जाम्स की परीक्षाओं के लिए आपको पूरा एक मंच के रूप में उपयोग कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अभी ही यहाँ पर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको यही बोलते हैं, कि एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक बिग कैट के रूप में एक अलायंस तैयार किया गया है। इंडिया ने यहाँ पर प्रपोज किया, अभी तैयार नहीं हुआ है। इंडिया ने ये बोला है कि जितनी भी बड़ी 7 जो बिल्लियां होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 7 बिल्लियों के बताऊं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, इन सब के संरक्षण के लिए काम करने का आइडिया दिया है किसने, इंडिया ने। ठीक है, G20 के समय में ही बोला है इसको। और ये बोला गया कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये 97 कंट्रीज जो है, जो इसमें इंटरेस्टेड है, उनके लिए दिया जाएगा, जिसमें इंडिया जो है $100 मिलियन, ओवर 800 करोड़ के करीब इसकी फंडिंग देगा, और बाकी सब कंट्रीज भी इसमें अपना योगदान देंगी। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये सारी चीजें जो है आपको, लेपर्ड, लायन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो एक इनिशिएटिव इंडिया ने यहाँ पर पहल करने की सोची है इन सब के लिए, ताकि इनको बचाने के लिए कोई एक बढ़िया तरीके से तकनीक शुरू की जा सके। और इसमें जो है जनरल असेंबली होगी, जो इसके लिए सारे डिसीजन लिया करेगी, और काउंसिल बैठेगी जिसमें 15 मेंबर हुआ करेंगे, और वो इस पूरे के ऊपर आगे आने वाले समय में इस पूरे को लॉन्च करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कैट के ऊपर, ये कौन स्टार्ट करने वाला, आप पूरा रीड कर लीजिए। ये पूरा इनिशिएटिव इंडिया के तहत स्टार्ट किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ। किलाड़ी म्यूजियम, खिलाड़ी नहीं लिखा है, किलाड़ी लिखा है। ठीक है, तो किलाड़ी म्यूजियम क्या चीज है, अभी ये म्यूजियम न्यूज में था। अभी यहाँ पर तमिलनाडु में ही, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उन्होंने यहाँ पे शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट करा है, किलाड़ी। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाएगा किलाड़ी म्यूजियम से जुड़ा हुआ। किलाड़ी म्यूजियम ये जो है शिवगंगा, तमिलनाडु, याद रखना, ये 2 एकड़ लैंड पे बनाया जा रहा है, करीब 18 करोड़ की कॉस्ट पर, जिसमें संगम एज पढ़ा है सब लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में, संगम एज। तो संगम एज की सारी चीजें बताएगा। ये बताएगा कि भाई उस समय जो है, उस समय जो रिवर थी, वैगई रिवर, वैगई नदी के किनारे कैसी सभ्यता हुआ करती थी। जैसे हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके आसपास कैसी चीजें हुआ करती थी, और सिंधु नदी है, रावी नदी है, वो फ्लो होती थी, किस प्रकार से उनका चलता था, वो सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना, पढ़ा है ना हम लोगों ने ये चीजें। सेम उसी प्रकार से संगम एज में वो चीजें कैसी हुआ करती थी, वो हमें यहाँ पर पूरी ये चीज बताएगा। उस समय लोग कैसे रहा करते थे, वो कैसे मटकों का इस्तेमाल करते थे, वो कैसे उनमें जो है तरीका क्या था उनके रहने का, वो क्या खान पीन करते थे, वो कौन
कौन सी मालाएं, मोतियों की मालाएं पहनते थे, या उनके वहां पर कैसे रहने का हुआ करता था, किससे वो ट्रेड किया करते थे, वो चीजें जो है हमें यहाँ पर दिखाई जाएंगी इस पूरे म्यूजियम में। काफी अच्छी पहल है, हमें हमारी सभ्यता से जोड़ी रखने के लिए पहल है। बाकी आपको संगम एज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। संगम एज आप लोगों ने हिस्ट्री में भी जरूर पढ़ा होगा, साउथ इंडिया की एक एज होती थी वो। 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक पूरा कृष्णा रिवर के जो पूरा आसपास का एरिया है, तुंगभद्रा पूरे एरिया में, जहाँ पे पांड्या भी रहा करते थे, द्राविड का पूरा लिटरेचर लिखा गया, संगम हुए वहां पर। पहला संगम जो है वो मदुरई में हुआ, दूसरा टोकलापियम में वहां पर हुआ, और तीसरा संगम फिर मदुरई में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम एज से UPSC और बाकी जो भी 1 डे एग्जाम होते हैं, UPPCS हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, संगम एज से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन जो फेवरेट है एग्जामिनर्स का वो है टोकलापियम। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार ही एग्जाम्स में देखा है। टोकला पीएम जो है टोकला PR ने लिखा था। आप लोग ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ साथ इसको नोट कर लो, टोकला PR ने लिखा था। और ये पूछा गया है कि ये किसके ऊपर काम है। देखो, टोकला पीएम जो है तमिल जो पूरी लैंग्वेज है, भाषा है, उसकी व्याकरण के ऊपर है। ये तमिल व्याकरण, तमिल ग्रामर पे लिखी हुई बुक है और ये भी बताती है साथ साथ कि उस समय लोगों की क्या दशा हुआ करती थी, उस समय के लोग कैसे सरवाइव हुआ करते थे, ये भी इस बुक में बताया गया है। तो टोकला पीएम टोकला PR ने लिखी थी, और ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। ये एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। सेवलॉन सबने अपने घरों में इस्तेमाल तो किया ही है, इसका सोप भी आते हैं, साबुन। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें इसमें बहुत छोटी सी फैक्ट आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। आसियान और इंडिया का यहाँ पर 5वां जो है बिजनेस समिट हुआ है। ठीक है, बिजनेस समिट। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आसियान है, ये आप पिक्चर देखिए यहाँ पर, आसियान समिट हुआ है। और ये समिट हुआ कहाँ पर है, सवाल ये आता है कि ये समिट जो है कहाँ हुआ है। वो है कुआला लामपुर। कुआलालंपुर में इसको पूरा बना गया। बिजनेस समिट है, आसियान और इंडिया का फ्रेंडशिप ईयर चल रहा है, तो उस तरीके से ये करा गया है। सवाल ये आता है कि आसियान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंट्रीज शामिल। तो देखिए, आसियान के अंदर जो है वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, म्यांमार, म्यांमार से शुरू कर दो, इंडिया के आगे का पूरा रीजन आता है इसके अंदर। साउथ ईस्ट जो है, दक्षिण पूर्वी जो भी बनते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। अभी इसमें 10 मेंबर्स हैं ये वाले, जो कि ये पूरा काम करती है, इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसी की मलेशिया जो है यहाँ पे लिखा है, इसी की कैपिटल है कुआलालंपुर, और जिसकी जो करेंसी है यहाँ पर दोस्तों, इसकी करेंसी है रिंगीत। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज पड़ती है जिसका नाम ईरान है। ईरान एक कंट्री का भी नाम है, और मलेशिया में पड़ने वाली एक पर्वत श्रृंखला का भी नाम है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर जो है भारत की तरफ से गए थे, जिन्होंने पूरा बिजनेस समिट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने में मदद करी थी। याद हो जाएगा सभी लोगों को ये चीज, क्योंकि इस साल आप जानते हैं आसियान और इंडिया का फ्रेंडशिप ईयर चल रहा है, और 30 साल से ज्यादा फ्रेंडशिप ईयर को हो गए हैं, इसीलिए पूरा इसके लिए ये स्टार्ट किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आसियान इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा हर कोई। अगला है हर पेमेंट डिजिटल। अब हर पेमेंट डिजिटल का क्या मतलब है, आप लोगों ने हर घर जल जरूर सुना होगा, ऐसे ही एक है यहाँ पर हर पेमेंट डिजिटल। ये हमारी RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक पहल जो है वो शुरुआत की गई है। यहाँ पर इनका एक मिशन है ये वाला रिजर्व बैंक का, जिसमें वो ये चाहते हैं कि हर एक भारतीय नागरिक जो है डिजिटल पेमेंट, जो फोन का इस्तेमाल करना, डिजिटल भुगतान कैसे करना है, वो सीख जाए। तो यहाँ पर हमारे 75 से ज्यादा ऐसे गांव को जोड़ने की बात की गई थी, और उनको पेमेंट कैसे करना है वो सारी चीजें सिखाई गई थी। तो हम कह सकते हैं ये किस तरीके की ऐसी चीजें हैं, जन भागीदारी एक्टिविटीज, जिसमें जन भागीदारी इंप्रूव होगी। और ये 6 मार्च से 12 मार्च तक पूरा स्टार्ट किया गया था, जिसकी जो थीम है इस बार की वो क्या है, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड टेक्निकल अदर्स एंड टीच अदर्स। ठीक है, डिजिटल पेमेंट को अपनाएं और दूसरों को भी सिखाएं।
तो यहाँ पर इसकी एक थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, थीम पूछा जाता है। और ये देखो, सर्वे जो है आरबीआई ने कंडक्ट किया। आरबीआई ने सर्वे में क्या बताया, देखिए आरबीआई ने ये बताया कि केवल 42% ही ऐसे भारतीय हैं जिनको जो है डिजिटल से भुगतान करना, जैसे कि डिजिटल भुगतान की मैं बात करूँ तो क्या आएगा, पेटीएम, फोन पे, भीम यूपीआई, ठीक है, यही हम ज्यादातर यूज करते हैं। और 35% के अलावा, मतलब 42 के अलावा 35% ऐसे लोग हैं जिनके फोन में ऐप तो है लेकिन उनको इस्तेमाल करना नहीं आता उस चीज को। और बाकी बचे हुए 23% को तो जानकारी ही नहीं है इसके बारे में, या तो उनके पास फोन नहीं है या उनको जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ पर जानकारी के लिए जो सरकार है या फिर आरबीआई है, उनका यहाँ पर क्या फर्ज बनता है कि हर एक को ये जो एक है ना कि यार हमारे बैंक से अगर हम ये यूज करेंगे तो हमारे बैंक से पैसा चला जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा है ना कि भाई साइबर फ्रॉड भी तो कितने ज्यादा होते हैं। देखिए ना, सबने जामतारा भी देखा होगा आपने, और बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड अभी पता चला मुंबई के अंदर भी ऐसा 81 लोगों के साथ करोड़ों रुपए का स्कैम हो गया है, जिसमें उन्होंने क्या करा कि आपके फोन पर ना जो है एक जानबूझ के पहले ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि अरे गलती से आपके पास पेमेंट आ गई, आप हमको वापस कर दो, और इसके तहत आपके साथ स्कैम किया जाएगा। तो ऐसी चीजें बहुत हो रही है। ठीक है, आप सभी लोग भी संभल के रहिए इन चीजों को लेकर कर, ये स्कैम को जरा ध्यान रखिए कि ये स्कैम बढ़ रहा है। हो क्या रहा है स्कैम में कि अगर आपके पास कोई कॉल आएगा और आपके पास पहले पैसा आएगा 50 रुपए, 100 रुपए, और आपको ये बोला जाएगा कि यार आपके पास जो है ना गलती से मैंने पेमेंट कर दी है, गलती से करना किसी और नंबर पे था, आपको चली गई पेमेंट, और उसके तहत फिर आपसे जो है पैसे वापस मांगने के लिए स्कैम करा जाएगा। तो आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखना, ऐसी बातों में किसी की मत फंसना, क्योंकि होती हैं ये चीजें बहुत ज्यादा। तो सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि ऐसी चीजों को कम करके साइबर लॉज लेके आए जाए और इन चीजों को खत्म करने की बात की जाए। और सरकार की हमारी जो है ये विजन है कि 2025 जो आने वाला है, उस 2025 तक हर जगह पे ई पेमेंट करे। 100% हमें जो है पेमेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रखनी है। ये सरकार की पहल है इसके अंदर, और सरकार चाहती भी है कि इसको हम प्रमोट करें। तो देखते हैं इसको आगे आने वाले समय में हमें कितना देखने को मिलता है, वो तो हमें पता चलेगा, हम भी लोग भी इसी देश के निवासी हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इंडियन युवा उत्सव फेस्टिवल, फेस्टिवल का नाम है इंडियन युवा उत्सव फेस्टिवल। अब ये इंडियन युवा उत्सव फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है युवा फेस्टिवल पूरे तरीके से आईआईटी रोपड़ जो है India@2047 इसके अंदर लॉन्च किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर आईआईटी रोपड़ जो पंजाब में है वहां से इस पूरे को स्टार्ट किया है। और भी जगह गए थे वो, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ गए थे, उत्तराखंड में हरिद्वार, और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, राजस्थान में हनुमानगढ़, काफी जगह पे गए थे जहाँ पे उन्होंने वो क्या बोला कि भाई अब हम आने वाले 31 मार्च 2023 तक पूरे भारत में 150 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा क्या प्रमोट किया जाएगा, युवा उत्सव @2047। 2047 ही क्यों है ना, क्योंकि कई बार 2030 होता है या 2045 होता है, राउंड फिगर होनी चाहिए थी। 2047 का क्या मतलब है यहाँ पर, 2047 जो है हमारी आजादी को 100 साल हो जाएंगे। तो ये टारगेट रखा गया है इस चीज का। ऐसे ही 2047 ना ग्रीन हाइड्रोजन का भी टारगेट है, याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सुना है ना सबने, हरित हाइड्रोजन मिशन, उसका टारगेट भी 2047 ही रखा गया, तो इसको भी एक याद रखिएगा। तो इसके अंदर ये भी याद रखिएगा, पूरा एक दिन का सेलिब्रेशन यहाँ पे किया गया युवा शक्ति के लिए, पूरे पूरे भारत के अंदर इंडिया की डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब लग सकता है बट ये प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है इसकी, नल्ला मल्ला या फिर नल्ला मल्ला करके भी आप याद रख सकते हो। अभी हुआ क्या है कि नल्ला मल्ला जो फॉरेस्ट है वहां पर जो है आग लगने के इंसिडेंट देखे गए हैं। फॉरेस्ट फायर बहुत कॉमन होती जा रही है अभी भारत के अंदर। तो ये नल्ला मल्ला हिल्स भी आती हैं, और ये जो है यहाँ पर फॉरेस्ट में करीब करीब 40 डिग्री टेम्परेचर अभी टच कर गया है। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पर कृष्णा रिवर के पास आपको जो है ये देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही राज्य में है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। या आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हैदराबाद है, ये आंध्र प्रदेश के यहाँ पर कृष्णा रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे है ये। इसी इन्हीं में नल्ला मल्ला एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के अंदर ही ये आपके जो पूर्वी घाट है, जिन्हें हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स, उसी का पार्ट है। और इसमें आपको जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए जो टाइगर रिजर्व है, जिनका नाम है नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व, वो इसी फॉरेस्ट के अंदर है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। और यहीं पर आपको कुछ जो है वाटरफॉल्स, झरने, वो भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि महबूब नगर वाटरफॉल, गुंटूर के झरने वाटरफॉल, नालगोंडा के झरने, ये सब भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ये नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के बारे में, या हिल्स भी हैं यहाँ पर, इनको याद रखिएगा। नदी कौन सी बहती है वो हमसे पूछा जा सकता है, कृष्णा नदी यहाँ पर पास में बहती है। और बहुत पुराना सिस्टम है यहाँ का जो चलता आ रहा है। आप मान के चलिए, जो आपने रॉक सिस्टम पढ़ा होगा, ये कुडप्पा, जो कुडप्पा रॉक सिस्टम है, उसके जमाने की रॉक्स यहाँ पे चलती आ रही हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा खेती जो है वो की जाती है। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी पॉपुलेशन में ट्राइबल पीपल भी रहेंगे, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। लिख लीजिए, चेंचूज। ये वो चेंचूज हैं जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर रहने हैं। इनकी अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, इंडोनेशिया अभी बड़ा न्यूज में चल रहा है। इंडोनेशिया क्यों? क्योंकि बीच में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जो इंडोनेशिया है वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करा था नुसांत्रा पर। सुना था ना सब लोगों ने इस चीज के बारे में कि इंडोनेशिया है उसकी कैपिटल पहले जकार्ता थी। जकार्ता के डूबने की वजह से जो इंडोनेशिया की कैपिटल है उसको शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। तो जकार्ता को शिफ्ट करके क्या कर दिया उन्होंने? नुसांत्रा कर दिया, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर नुसांत्रा के बाद भी जो है इंडोनेशिया, यहाँ पर आप देखेंगे, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो अब कैपिटल है ये वाली, ये जकार्ता हुआ करती थी। उसके बाद अब इसकी कैपिटल को फिर से शिफ्ट करने की बात की जा रही है। कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा कैपिटल को? बोर्नियो में। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि कैपिटल को बोर्नियो में शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी यही न्यूज में चल रहा है। इंडोनेशिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इंडोनेशिया का इधर की तरफ सुमात्रा आइलैंड है और ये जावा आइलैंड है, दो अलग अलग आइलैंड बने हुए हैं। और यहाँ पे हमारे इंडिया के निकोबार आइलैंड है, काफी हमारे से पास पड़ते हैं। इंडोनेशिया इस तरफ जो है वो काफी पास सा पड़ता है। और इंडोनेशिया जो है मतलब अच्छी जगह है, काफी देखने लायक जगह है। और साथ ही साथ इंडोनेशिया के बारे में कुछ एक ओवरव्यू और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में पता होने चाहिए। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, जिसमें करीब 17,000 आइलैंड है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा जो आइलैंड, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वो है जावा। यहाँ रहती है जावा में। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे इंडिया में रहती है मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। और इंडोनेशिया जो है वो आसियान जो है उसका मेंबर रहा है। और ऐसे ही आपको एक ये भी पता होनी चाहिए, एक स्ट्रेट पड़ती है यहाँ पर, जो कि सुंदा स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। मैं आपको यहाँ पे लोकेशन मैप में मार्क करके बता रही हूँ। एक आती है सुंदा स्ट्रेट। अभी सुंदा स्ट्रेट ना हमसे पूछी जाती है, ठीक है, कई बार इससे सवाल आते हैं कहाँ पे पड़ती है। तो देखो भाई, ये रीजन यहाँ पे देखो मेरे साथ, ये वाला, ठीक है, ये इंडोनेशिया में ही है। सुमात्रा और जावा को अलग कर रही है, नाम है इसका सुंदा स्ट्रेट। तो ये सुंदा स्ट्रेट भी एक याद रखिएगा, आपके इसी रीजन में पड़ती है। इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और यहीं पर ही आपका एक वॉल्केनो है जो कि हाल में फटा है, और ये बहुत बार इरप्ट होता रहता है, माउंट मेरापी। इंडोनेशिया में बहुत वॉल्केनो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ज्वालामुखी वहां पर देखने को मिलेंगे। और 2023 की मैं बात करूं तो मेरापी आइलैंड अभी फिर से यहाँ पर इरप्ट हुआ है। अभी ही कुछ दिन पहले इसकी इरप्शन शुरू हुई थी। तो मेरापी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हुआ। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर आइलैंड है, जैसे कि सीनाबंग। ये आइलैंड भी यहाँ पर करीब करीब कभी ना कभी इरप्ट होता ही रहता है। अभी हाल फिलहाल में नहीं हुआ, पर जब मतलब कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ये इरप्ट होता रहता है। तो ये दो आइलैंड है, मेरापी और सीनाबंग। इन दोनों के नाम आप लोगों को इसी प्रकार से जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, भूमचू फेस्टिवल। अब एक फेस्टिवल यहाँ पर जो है वो मनाया गया है, जिसका नाम है, सिक्किम में मनाया जाता है भूमचू। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, जो है सिक्किम के, सारे सिक्किम, पूरे सिक्किम में तो नहीं मनाया जाता, पर कुछ एक अच्छा खासा हिस्सा है जहाँ पे मनाया जाता है। और ये जो पूरा फेस्टिवल मनाते हैं, भूमचू फेस्टिवल, ये बहुत सारे लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। और आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नदी का नाम है रंगीत नदी। ये रंगीत नदी जो है जाके बाद में किसको मिल जाती है? जो तीस्ता नदी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रह्मपुत्र को मिलती है। तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी है रंगीत नदी। ठीक है, यहाँ पर जो है गुरु पद्म संभव, एक बुद्धिस्ट गुरु थे, जो कि बुद्धिज्म को तिब्बत तक लेके गए थे।
उनकी याद में ये पूरा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। भुमचू, भुमचू का मतलब होता है एक बहुत ही होली, या फिर एक ऐसा एक पानी, एक ऐसा जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए सैक्रेड है, पवित्र पानी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है। क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ का फेस्टिवल है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब आप टीचर के मुंह से सुनते हो, आप वीडियो सुन रहे होते हो, तो कई बार ना वो बात जो टीचर ने कही है ना, याद रह जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको ये अलग से भी बताया है, थोड़ा डिटेल में, इसीलिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बढ़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया ने इस बार, इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहा है, और हम लोगों ने 2 ऑस्कर्स जो है यहाँ पर वो जीते हैं। इस बार 95th अकेडमी अवार्ड्स में 2023 में इंडिया ने पहला, ये तो देखो हर एक व्यक्ति भारत का जानता है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कि इस बार का ऑस्कर 2023 का भारत में जो है वो RRR का नाटू नाटू सॉन्ग जो है, बहुत ही अच्छा डांस उसमें किया गया है, उसको यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अवार्ड मिला, इस बार भारत को 2 अवार्ड्स मिले हैं। और जो सबसे छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वृत्त चित्र लघु फिल्म जो है, वो भी हमारे भारत की एलिफेंट विस्पर्स जो है, उन्होंने ये अवार्ड को जीता है। एलिफेंट विस्पर्स के बारे में क्या चीजें हैं, वो मैं आपको जो एक हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसमें मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। टेंशन मत लेना, उस पूरे में एलिफेंट विस्पर्स के बारे में पूरा का पूरा मैं यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, ऑस्कर से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे कि भारत की ऐसी कौन सी अभिनेत्री है जिन्होंने ऑस्कर की सेरेमनी में अभी जो है एक परफॉर्म किया, या फिर अवार्ड दिए, प्रेजेंट करे हैं। तो वो इस बार की अभिनेत्री जो है वो दीपिका पादुकोण रही हैं। ठीक है, और ये भारत की तीसरी अभिनेत्री ऐसी रही है। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा और पेरसिस खम्बत्ता, ठीक है, ये जो एक फीमेल्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर जो अवार्ड्स हैं वो दे चुकी हैं। पेरिस खम्बत्ता जो है, ये भी एक इंडियन मॉडल्स थी, मॉडल के रूप में जानी जाती थी, मिस इंडिया भी रह चुकी है, महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाली, वो भी ये अवार्ड जो है पहले दे के आ चुकी है। ठीक है भाई, RRR के बारे में सब लोग याद रखेंगे, नाटू नाटू सॉन्ग जो कि MM कीरवानी ने कंपोज किया है, म्यूजिक जो है चंद्र बोस ने दिया है। और इस बार की बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, वो सब आपको जो पूरा मंथ का करंट अफेयर्स आएगा उसमें पूरी एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ऐसे ही बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बार इंडिया की रैंक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि चुनाव के मामले में भारत कितना निष्पक्ष है, उसके ऊपर यहाँ पर जो है क्या इंडिया की रैंक रही है। तो इस बार जो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, उसके लिए इंडिया जो है वो 108 नंबर पर है। ये ऑप्शन गलत हो गए, इनको आप छोड़ दीजिएगा। 108 नंबर पे इंडिया की रैंक रही है। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 108 नंबर पे, काफी कम रही है। ठीक है, पिछली बार हमारी 100 नंबर पे थी, अब इससे भी और पीछे हो गए हैं, 108 नंबर पे चले गए हैं। तो याद रखना, टॉप करने वाली डेनमार्क है, एक ये भी पूछा जा सकता है। डेमोक्रेसी कितने, हम हमारे यहाँ पर कितना डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है इलेक्शंस के समय, उसके हिसाब से है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सब लोगों को, ये इंडेक्स का जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। अगला एक एक्सरसाइज का नाम है फ्रिंजेक्स। ठीक है, ये रिंजेक्स नहीं, सॉरी, एफ है ये वाला, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फ्रिंजेक्स। अभी जो ये फ्रिंजेक्स यहाँ पर एक एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है। तो ये फ्रिंजिक्स एक्सरसाइज जो है वो हमारी किसके साथ होती है, वो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया, इंडो फ्रांस। ठीक है, इंडिया और फ्रांस की होती है। अब ये एक्सरसाइज हमारी हुई कहाँ पर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 2023 की एक्सरसाइज है, बहुत ही अलग से तरीके से एक्सरसाइज की जाती है, जो कि कहाँ की गई है, तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर किया गया है। और इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को बेहतरीन बनाने की एक और नई पहल की गई है, जिसमें तिरुवंता हमारी हमारी इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। नाम फ्रिंजेक्स, एफ से याद कर लो, फ्रिंजेक्स। हमारे जो ये फ्रांस है, इसकी कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। वहां के जो अभी प्रेसिडेंट है वहां के, वो है इमामुल मैक्रोन। ठीक है भाई, याद रखिएगा, पार्टिसिपेशन पे क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। तो इस प्रकार के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, और यही सारा जो क्रक्स है ना, ये आप इसको लर्न करिएगा सभी चीजों को। बाकी ऑस्कर्स के बारे में, एलिफेंट विस्पर्स के बारे में अगली जो है एक वीडियो यहाँ पर आने वाली है, तीसरे जो हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं उसकी, जल्दी आपके सामने आएगी अभी वो। तो उसमें हम लोग जो है सारी उन चीजों को कवर करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, किस प्रकार से, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो और बताएंगे आप यहाँ पर
तो हमें पता रहेगा कि हम लोगों को किस तरीके से और आगे बढ़ना है। यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा पूरा, और मैपिंग को जरूर देखते रहिएगा। आप मैप्स जो जरूर कवर करना, क्योंकि मैप्स हमारे एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ जो है, ये जितने भी इवेंट हुए, किसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, एक सवाल इस पे भी पूछा जाता है। एक सवाल प्लेस पे भी आता है कि ये कोई प्लेस का नाम पूछ लेंगे आपसे कि आपका एक प्लेस ये लोकेटेड कहाँ पर है। इस तरीके के सवाल जरूर जरूर पूछे जाते हैं। तो इनको कवर अप करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। और आज के समय में बहुत ज्यादा फ्लू और ये सब चीजें फैलती जा रही है, अपने आप को बचा के रखिए, मास्क पहनिए और क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचिए। जाते भी हैं तो अपना ध्यान रखिए। और वही है, थोड़ा सा जो है अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद।